हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को बायर्ट्स लॉ। बायर्ट्स लॉ इज बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म and it is used to calculate the electric field, the magnitude of electric field at any point which is at a distance of r from a current carrying conductor। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हेडिंग बायर्ट्स लॉ। बायर्ट्स लॉ जो हमारे पास आया ये अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1820 में आया। ये जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दिस बेसिक लॉ, ये है बेटा बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे हम पढ़ रहे थे चार्ज में बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे पढ़ते थे कूलम्ब्स लॉ। सिमिलरली यहाँ पे जो बायर्ट्स लॉ है बेटा, ये बेसिक लॉ है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। जैसे वहां पे चार्ज में वो बेसिक लॉ था, वैसे यहाँ पे जो बेसिक लॉ है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। और सारे लॉ, इस लॉ में हम क्या पढ़ेंगे? दिस लॉ गिव्स अस रिलेशन बिटवीन, दिस लॉ गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन, पहले ही मैंने बोला दिस इज बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। देयरफॉर दिस लॉ गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन करंट I एंड मैग्नेटिक फील्ड B। इन दोनों के बीच में जो हमारे रिलेशन देगा उस लॉ को हम बोलते हैं बायर्ट्स लॉ। बायर्ट जो थे, FB बायर्ट भी इनको कहते हैं, और जो हमारे पास एप्सिवर्ट थे, ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे बेटा। ये एक साइंटिस्ट नहीं था, बायर्ट अलग साइंटिस्ट था, स्वर्ट अलग साइंटिस्ट था। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने जो ये लॉ बनाया, इसी का नाम है बायर्ट्स लॉ। इसकी बहुत सारी ब्रीफ हिस्ट्री है, लेकिन हम मैन वो चीजें पढ़ेंगे जो हमें काम में आएंगे, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायर्ट्स लॉ बेसिकली 4 लॉज से बना है। कितने लॉज से? 4 लॉज से बना है। उन 4 लॉज को कंबाइन करके इन्होंने बनाया है एक ही लॉ, एक ही इक्वेशन, जिनको हम बोलते हैं जनरली बायर्ट्स लॉ, जिसको म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले ये लॉ अप्लाई करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप लेंगे, दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एलिमेंट। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज, कहां पे? पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वैसे हम यहां पर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एलिमेंट। पॉइंट चार्ज का उनकी क्या क्वालिटी थी? उसकी क्वालिटी ये थी कि जब हम चाहते थे हम उसको बेटा DQ कंसीडर करते थे या Q0 पॉइंट चार्ज कंसीडर करते थे। जब भी हमें टोटल चार्ज चाहिए हम उनको इंटीग्रेट करके पूरी चार्ज कैलकुलेट करते थे। वैसे यहाँ पे करंट एलिमेंट की भी सेम क्वालिटी है। जब हमें एक करंट, सबसे पहले करंट एलिमेंट होता क्या है? मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ है बेटा L। हम यहाँ पे जैसे वहां कूलम्ब्स लॉ पूरे एक बड़ी चार्ज से हम नहीं देखते थे, वहां पे वो हमें पूरी चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो निकाल के नहीं देता था, वो हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज से बताता था पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। वैसे ही यहाँ पे इस कंडक्टर की पूरी लेंथ यहाँ पे कहीं भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो हमें बेटा ये पूरी लेंथ नहीं देता है, वो हमें ये पूरा करंट की लेंथ नहीं देती है। उसके लिए उन्होंने एक चीज में, दैट इज करंट एलिमेंट इस पूरी वाली लेंथ को हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में। तो छोटा सा हमने एक इसकी लेंथ ली। अगर इसकी टोटल लेंथ हमारे पास L थी, टोटल लेंथ कितनी थी इसकी? L। अगर हमें छोटी सी लेंथ इसकी लेनी है तो दैट इज नॉट L, दैट इज टेकन एज DL को हम बोलते हैं स्मॉल लेंथ। इस स्मॉल लेंथ में जो करंट जाएगा, यहां से मान लो I करंट जा रहा है, यहां से भी I जा रहा है, तो इस स्मॉल एलिमेंट में भी कितना करंट जाएगा? I। दैट मीन इस I मल्टीप्लाई बाय DL, ये दोनों जो मिला के बन रहा है ना, दैट इज नोन एज I इंटू DL। I इज करंट एंड DL इज बेटा लेंथ। इस आइडियल को मिला के जो मेरे पास चीज बनती है ना, उसको मैंने नाम दिया करंट
एलिमेंट। करंट एलिमेंट की दो खासियत होती हैं। पहली खासियत यह होती है कि सर जो ये करंट एलिमेंट है इसको जब मैं चाहूं मैं इसको स्मॉल लेंथ कंसीडर कर सकता हूं। जब मुझे पॉइंट वाली बहुत छोटी लेंथ होती है, सर आपने इतनी बड़ी क्यों दिखाई डीएल, इसीलिए ताकि आपको ये दिखाई दे और समझ में आए। इसकी ये बहुत छोटी होती हैं जस्ट कंपेयर विथ पॉइंट चार्ज। जैसे हमारे पास पॉइंट चार्ज होता था वैसे हमारे पास डीएल लेंथ होती है। अब आगे देखो, जब मुझे इसकी पूरी लेंथ चाहिए ना, मैं इस डीएल को क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ। डीएल इसकी जो इंटीग्रेशन वो तो मुझे एल आराम से आएगी, ठीक है। जब मुझे पूरी लेंथ इसकी चाहिए मैं इंटीग्रेट करके पूरी लेंथ निकाल सकता हूँ। जब मुझे इसको पॉइंट कंसीडर करना हो मुझे सीधे करंट एलिमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। करंट एलिमेंट जो है दिस वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वहां पे जो हम चार्ज लेते थे पॉइंट चार्ज दैट वाज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे करंट एलिमेंट जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आई एंड डीएल। जब भी मैं कहीं कहूंगा व्हाट इज करंट एलिमेंट, आप कहोगे सर आई इंटू डीएल को आप प्रोडक्ट करो, जो ये चीज बनती है इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट, ठीक है। करंट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया ही होगा। जैसे कूलम्स लॉ वाज बेस्ड ऑन द पॉइंट चार्ज, सिमिलरली दिस लॉ बायर्स लॉ इज बेस्ड ऑन करंट एलिमेंट। दिस वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है। अब आगे देखो, इसके बाद सबसे पहली चीज जो इन्होंने देखी, जो इन्होंने बताई, वो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से जो करंट जा रहा है बेटा वो जा रहा है आई। कितना करंट जा रहा है, ये क्या है मेरे पास जिस करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें कौन सा करंट जा रहा है, सर आई जा रहा है, ठीक है। अब मुझे इस करंट कैरिंग कंडक्टर से थोड़ा बहुत दूर, यहां से मैं थोड़ा बहुत दूर यहां पे जाके, यहां से थोड़ा बहुत दूर, सर कितना दूर, यहां से मैं दूर जा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ऑफ आर। कितना दूर जा रहा हूं यहां से, आर। तो आर दूर जाने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिसपे मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक, जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये मेरे पास अब जो बायर्स लॉ ने उन्होंने मैग्नीट्यूड इसका बताया कि कितना ये बना रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसमें जो करंट है ना, करंट को हम आराम से मेजर कर रहे हैं बाय डिवाइस दैट इज कॉल्ड एमीटर। उन्होंने करंट लिया 1 एम्पियर, तो यहाँ पे इन्होंने मैग्नेटिक नीडल रख के उसने डिफ्लेक्ट किया थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर से जितना उन्होंने करंट को बढ़ाया ना, यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा था। तो पहली बात जो उन्होंने बोली, उन्होंने बोला डीबी इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो ये करंट एलिमेंट बनाएगा ना, ये तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं। वहां पे बड़ा कौन बनेगा, पूरी लेंथ जब हम लेंगे तब भी बनेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डीएल लेंथ ली तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाएगा सर ये बी नहीं बनाएगा, ये डीबी बनाएगा, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा, सबसे पहले इन्होंने कहा डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई। जितना हम इसमें आई को ज्यादा करेंगे उतना बेटा डीबी भी ज्यादा बनेगा। ये उनके पास पहला लॉ था। तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू बायर्स फर्स्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द current element is directly proportional, what is directly proportional to the current flowing through the conductor, थ्रू द कंडक्टर। इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा, जितना करंट ज्यादा फ्लो होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, जितना करंट कम फ्लो होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा, ठीक है। ये पहला लॉ उनका था, इसको हम फर्स्ट ये कहेंगे। तो इक्वेशन कौन सी बन गई, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। Call this equation number first, and this was first law given by Bayet and Stewart। जो उनके पास दूसरा लॉ था, उन्होंने कहा अगर हम डीएल को ज्यादा करेंगे, दिस इज डीएल, इस डीएल का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे, जितना डीएल को हम बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा। फिर से उन्होंने कहा इज डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली
proportional to the current element। जो मेरे पास करंट एलिमेंट था उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कैसे लिखेंगे, मैं लिख सकता हूं dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। जितना dl को ज्यादा करेंगे, जितना I को ज्यादा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका नाम उन्होंने क्या रखा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो तीसरी इक्वेशन उन्होंने बताई ना बेटा, वो था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज आर। जैसे उन्होंने वहां पे इनवर्स स्क्वायर रहा था किसमें किसमें कोलंबस लॉ में, वैसे यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर उन्होंने बोला जितना हम इससे दूर जाते हैं ना, इससे दूर यहाँ 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 जितना भी आप दूर चले जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होता जाएगा। यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे इससे कम, यहाँ पे इससे कम, यहाँ पे इससे कम। लेकिन कैसे देखा, इनवर्स स्क्वायर लॉ में। जो इन्होंने थर्ड इक्वेशन बताई वो था बेटा dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दिस इज बेटा square of distance between what, between this current element and the point where we have to calculate magnetic field। तो ये तीन laws उन्होंने बताए, dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to dl, dB is inversely proportional to r square। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक बेटा कोई नहीं बता सकता था, जो आज तक किसी ने नहीं बताया था सर, वो क्या था। मान लो कि ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जब उन्होंने यहाँ पे देखा, अच्छे से देखा, जब यहाँ पे देखा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना, डिस्टेंस इतनी ही, लेकिन उन्होंने अब डिस्टेंस इतनी ही रखी, लेकिन एंगल को चेंज किया। दिस एंगल, दिस थीटा, जब इस थीटा को वो चेंज करते गए, अच्छे से देखना, इस थीटा को जब वो चेंज करते गए, इस थीटा पे डिस्टेंस r तो उतनी ही, करंट एलिमेंट उतना ही, करंट उतना ही, सब कुछ उतना ही बैठा। लेकिन इस थीटा को चेंज करते करते गए, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे थीटा इतना लिया, इससे फिर थीटा को चेंज किया, फिर थीटा को चेंज किया, हर एक चीज सेम, लेकिन किसको अब चेंज कर रहे हैं, थीटा। तो उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। ये एक स्पेशलिटी थी बायट-सवर्ट लॉ में, जो अभी तक और किसी लॉ में नहीं देखी गई थी। ये भी देखा गया कि इट इज एंगल डिपेंडेंट, ये एंगल पे भी डिपेंड करती हैं। तो कैसे डिपेंड करती हैं, यहां तक तो आप लोगों ने नोट किया ही होगा, इसको मैं रब कर लेता हूं। सबसे पहली इक्वेशन dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब बोला बेटा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा पे प्रोपोर्शनल होती है। व्हाट इज दिस साइन ऑफ थीटा, साइन इज रेशियो ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन दिस r and this ideal, यानी कि करंट एलिमेंट और जो ये लेंथ होती है बिटवीन पॉइंट एंड दिस करंट एलिमेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं थीटा। आया बेटा समझ में। ये चार लॉस जो उन्होंने बनाए, इनको मिला के अब एक ही लॉ बना, उस लॉ को हम नाम देते हैं बायट-सवर्टस लॉ। तो बायट-सवर्टस लॉ को मैं लिख सकता हूं ऑन कंबाइनिंग, अच्छे से देखना, ऑन कंबाइनिंग equation first, second, equation second, equation third and equation fourth, we get। जब हम इन चारों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक नया कानून आएगा। सर वो क्या आएगा, वो तो अब हमें पता है, दैट इज बेटा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो I भी था, dl भी था, अब तो साइन थीटा भी आ गया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज नोन एज बायट-सवर्ट लॉ ऑन कंबाइनिंग द ऑल द फोर लॉज और कंबाइनिंग ऑल द फोर इक्वेशंस। अब हम जानते हैं टू रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हैव टू ऐड अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आया, dB इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कोई शक बेटा, ये जो मेरे पास अब ये वाली इक्वेशन आई, इसी को हम बोलते हैं बायट-सवर्टस लॉ। dB इज इक्वल टू k आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं बायट-सवर्टस लॉ। सर व्हाट इज आइडियल, आइडियल नोन एज करंट एलिमेंट। व्हाट इज sin थीटा, sin थीटा इज एंगल बिटवीन दिस r एंड दिस dl। इस dl और r के दरमियान जो एंगल है उसको हम बोलते हैं बेटा sin थीटा। और r इज व्हाट, r इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट टू द पॉइंट p। व्हाट इज k, k is constant of proportionality, लिख सकते हैं k is constant of proportionality।
प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ये जो के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है सर, इसका वैल्यू क्या होता है? इस के का वैल्यू होता है, इट डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक इसका वैल्यू होगा, दूसरे में दूसरा होगा, तीसरे में तीसरा। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने पहले बोला हम समर फील्ड, ऐसा यूनिट में कौन सा समर फील्ड मॉडल पढ़ रहे हैं, उसमें के का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। नोट दिस इज वैल्यू ऑफ के का वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं dB इज इक्वल टू, अच्छे से देखना, dB इज इक्वल टू के की जगह क्या लिखेंगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई। फिर क्या आएगा बेटा? आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज अगेन बायोट-सवार्ट्स लॉ इन एसआई सिस्टम। इस के का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? ये भी नोट करके रख सकते हो, के का वैल्यू डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अभी जो हम यूज कर रहे हैं ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट में कैलनीज वैल्यूज कुछ नहीं कर रहे हैं यूज, समरफील्ड मॉडल यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सर 4 पाई तो मुझे पता है, आइडियल करंट एलिमेंट, थीटा एंगल सब कुछ मुझे पता है, लेकिन ये म्यू में ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं वहां पे बेटा, जब मैंने क्लासिकल मैग्नेटिज्म पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये म्यू क्या होता है? इस म्यू का बेटा वैल्यू होता है, म्यू को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं म्यू को? म्यू को हम बोलते हैं, म्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बाय विच इट कैन अलाउ वन मैग्नेट टू अप्लाई फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट। इस पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर को जो बीच में मीडियम है, लेट अस कंसीडर दिस करंट कैरिंग एलिमेंट, इसमें जो आइडियल है करंट एलिमेंट और जो ये आर है बेटा, जो ये पॉइंट पी है, इन दोनों के बीच में जो मीडियम है ना, वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को कितना अलाउ करेगा इसको फोर्स लगाने पे, दैट इज नोन एज दिस म्यू। ठीक है बेटा, इस म्यू की डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस म्यू का वैल्यू अब कितना होता है? ठीक है, म्यू का वैल्यू अच्छे से देखना बेटा, म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू अच्छे से देखना, म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू होता है 10 रेज़्ड पावर माइनस 7। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू होता है 10 रेज़्ड पावर माइनस 7। और म्यू नॉट का वैल्यू अगर निकालना होगा तो आप लिख सकते हो 4 पाई को यहाँ पे लाओ बेटा, दिस इज 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7। दिस इज वैल्यू ऑफ म्यू। अब आप कहोगे सर इसके यूनिट्स तो आपने बताए नहीं, इसके यूनिट्स तो हमने लिखे नहीं। इसके यूनिट्स हम बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। सर कैसे? अब मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है बेटा, टेस्ला। देखो म्यू नॉट को यहाँ पे रखो, इन सबको यहाँ पे शिफ्ट करो, टेस्ला। ठीक है बेटा, मीटर स्क्वायर, कोई शक? अच्छे से देखना, यहाँ पे अच्छे से देखना, यहाँ पे इसके यूनिट्स हमें निकालने हैं। यूनिट्स कैसे निकालेंगे? अच्छे से याद रखना बेटा, अच्छे से देखना। तो मैं लिख सकता हूं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट के यूनिट्स निकालने हैं, बाकी जितनी भी चीजें उनको शिफ्ट करो। ये बनेगा बेटा dB इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आएगा I एंड DL और साइन ऑफ थीटा। ठीक है, dB का पता है टेस्ला, कोई शक बेटा? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट पहले हम पढ़ चुके हैं, इन द ग्रेट ऑनर ऑफ निकोलस टेस्ला बता चुका हूं। आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, एम स्क्वायर आएगा बेटा करंट का, एम्पियर, कोई शक? डीएल इज लेंथ, इसका आएगा मीटर, और साइन थीटा इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी इज रेशियो, लेंथ अपॉन लेंथ, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, मीटर और स्क्वायर कैंसल। तो यहाँ पे म्यू नॉट का ऐसा यूनिट क्या आएगा बेटा? म्यू नॉट इज इक्वल टू, अच्छे से देखना, म्यू नॉट इज इक्वल टू टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कोई शक बेटा? वेबर में भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने फ्लक्स कुछ नहीं पढ़ा, जब हम वो पढ़ेंगे वहां पे मैं बताऊंगा। म्यू नॉट का ऐसा याद रखो बेटा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये नोट करके रखो बेटा। म्यू नॉट का ऐसा, इसके डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल चुके हैं, तो ये आप नोट करो, यहां तक अच्छे से लिखना बेटा। इसके यूनिट्स हमने कैसे निकाले यहां तक आप अभी नोट करो। म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, ये भी नोट किया होगा, ये भी नोट किया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं अब 10 रेज़्ड पावर टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यहाँ पे भी लिखो बेटा टेस्ला मीटर पर
एम्पियर। अब SI यूनिट के साथ हमारे पास वैल्यूज आई, SI यूनिट कैसे निकाला, ये वाली इक्वेशन नोट करो बेटा, ठीक है। अब जब इतनी चीजें हमारे पास आई, मेन चीज हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फिर से यहाँ पे आप नोट करो बेटा, यहाँ पे आप अच्छे से इस इक्वेशन को देखो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब आप आराम से बता सकते हो dB विल बी मैक्सिमम, dB will be maximum when theta is equal to 90 degree. That means dB is equal to mu naught by 4 pi IDL sine of 90 degree divided by r स्क्वायर। अच्छे से देखना, तो मैं लिख सकता हूं बेटा आइडियल साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहां पे क्या आ गया ओनली आइडियल बाय आर स्क्वायर। दिस स्पेशल केस, ओनली स्पेशल केस when theta is equal to 90 डिग्री। कोई शक बेटा, ये क्या आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल ओनली साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये भी नोट करके रखो, dB विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। कैसे, वो कितना आएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल करंट कैरिंग कंडक्टर यहां से जा रहा है और आर ऐसे है, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है, पॉइंट कहां पे होगा फिर यहाँ पे, जिस आर जिस आइडियल, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा। अगर थीटा कम होगा, जीरो होगा, अलोंग पे कितना होगा फिर जीरो होगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब आगे देखो, आगे देखो बेटा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहां तक हमारी इक्वेशन है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू नॉट की जब बात आई वो आया म्यू नॉट बाय 4 पाई। जब म्यू नॉट की बात आई, के का भी जो है म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके यूनिट आज हमने निकाला, उसका वैल्यू हमने आज निकाला। अब आगे देखो, इसके बाद मेन चीजें, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, अच्छे से देखना, आई डी एल साइन ऑफ थीटा बाय आर स्क्वायर। कोई शक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास होता है ना, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी। सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो, तो इसके ऊपर एरो, दिस डीएल इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी। सर लेकिन मसला ये है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी। इसकी डायरेक्शन के लिए बेटा बहुत सारी, इट इज डायरेक्शन इज गिवन बाय, it is direction is given by, अच्छे से देखना बेटा, 2-3 से हमें मिलता है। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। और कौन देता है बेटा, कार्ट रूल भी देता है, स्क्रू रूल भी देता है, लेकिन हम जो यहां पे यूज करेंगे वो है राइट हैंड पाम रूल। सर राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, पहले मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, यह हमें ज्यादातर पे काम में आएगा। मान लो कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग क्या है, ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, और यहाँ कहीं पे पॉइंट P है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट I dl। इतना तो हम जानते हैं, तो कितना बनेगा हम लिख सकते हैं। अब सर जो dB बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, और क्या बनेगा I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। इतना बनेगा सर डायरेक्शन मैंने बोला राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, दिस पाम, दिस कहता है, या राइट हैंड थंब रूल को देखेंगे, पॉइंट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, होल्ड ए करंट इन सच अ वे, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे ले लो कि यहां से करंट ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जो थंब है, दिस विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे इसको पकड़ो बेटा। और जो ये वाली ये है ना पाम मेरा,
इसको आप अलाइन करो बेटा, इन फिंगर्स को अलाइन करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक कोई पॉइंट है, जो ये डिस्टेंस है ना, इस पाम को वहीं से पॉइंट करो, ठीक है। इसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको ऐसे रखा बेटा जहां से ये पॉइंट पी है, और अब इनको करो करो, अब इन फिंगर्स को करो करो, जहां की ओर ये कर्व हो जाएंगे दैट मींस वहीं की ओर किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। देखो ये यहां से मैंने थंब को रखा, ये मेरा आर है, तो अंदर की ओर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड हम कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से, यहां से अंदर की ओर होगा। अब अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट पी लूंगा, सर वो कैसे है, देखो थंब कहाँ है बेटा, यहां से करंट जा रहा है, पाम ऐसे, इसको आप परपेंडिकुलर, तो यहां से बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इनवर्ड हम क्रॉस से दिखाते हैं और आउटवर्ड कैसे, डॉट से, तो यहाँ पे डॉटेड होगा। इस रूल को हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड पाम रूल। ऐसे ही इसकी वेक्टर फॉर्म है बेटा, जैसे वहां पे था कोलंबस लाइन मैग्नेटिक फॉर्म, वैसे ये भी है बेटा क्या, बायर्ट्सवर्थ लाइन वेक्टर फॉर्म, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक समझ आया होगा। अब देखो बेटा इसकी प्रैक्टिस करो। अगर मेरे पास, मैं ऐसे लिखूंगा बी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो कितना भी बनाएगा, कैसी उसकी डायरेक्शन होगी। मान लो कि करंट ऊपर की ओर जा रहा है आई, तो मुझे यहां पे देखना होगा इस आर पे, तो कहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखो बेटा थंब पॉइंट और थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पाम, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट मींस क्रॉस। अब यहां पे आओ बेटा, यहां पे इस पॉइंट पे, तो यहां पे किधर आएगा, दिस आई दिस आर, तो यहां पे किधर आएगा सर, बाहर की ओर आएगा, डॉट। तो अब अगर मैं इस केस में यहां पे आऊंगा, यहां पे एक पॉइंट है, तो दिस इज आई दिस आर, तो इधर की ओर बनेगा, यहाँ पे किधर पीछे अगर मैं देखूंगा कोई पॉइंट, दिस इज आई दिस आर, तो इधर की ओर, दैट मींस यहाँ पे ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करूंगा, यहां पे एक पॉइंट है, तो यहां पे फिर से दिस इज आई दिस इज आर, तो अंदर की ओर, सिमिलरली यहां पे बाहर की ओर, यहां पे ऐसे ऐसे, दैट मींस यहां पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ऐसे बनेगा, यहां पे कैसे सर, ऐसे बनेगा, दैट मींस इसमें जो मैग्नेटिक, तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो लूप में ऊपर की ओर करंट जा रहा है तो ऐसे आएगा, जब नीचे की ओर तो ऐसे क्लॉकवाइज बनेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसमें वेक्टर फॉर्म वैसे ही इसको कन्वर्ट करो, एन कैप को लाओ बेटा, एन कैप को लिखो एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, तो फिर वैसे देखो तो उससे आएगी इसकी डायरेक्शन। अभी हम कुछ और चीजें इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन कूलम्बस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्बस लॉ, और सिमिलरली यहां पे क्या लिखेंगे, बायर्ट्सवर्थ लॉ, बायर्ट्सवर्थ लॉ। दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है बेटा। पहली सिमिलरिटी जो हमने देखी है वो है बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, नोट करो, बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसीलिए बायर्ट्सवर्थ लॉ के बहुत सारे नाम है, एक नाम इसका है लैप्लासिस लॉ, ये भी नोट करके रखो, बायर्ट्सवर्थ लॉ इज नोन एज लैप्लासिस लॉ, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसको बोलते हैं, लैप्लासिस लॉ भी बोलते हैं। सबसे पहली चीज बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, और एक चीज बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और जो ये दोनों हैं बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, बहुत दूर दूर तक ये लगते हैं, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस,
लॉन्ग रेंज फोर्स। ये तीनों चीजें आप नोट करो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी आप इतना नोट करके रखो, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसमें लिखो डिफरेंसेस बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायोट-सवार्ट्स लॉ। इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं हमारे पास। एक साइड से लिखो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, दूसरे साइड से लिखो बायोट-सवार्ट्स लॉ। दोनों लिखो, एक साइड से वो और दूसरे साइड से ये दोनों चीजें आप अभी तक नोट करके रखो, ठीक है बेटा। सबसे पहली डिफरेंस जो है, कूलम्ब्स लॉ इज बेस्ड ऑन ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, सर कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? दैट इज चार्ज, दैट इज चार्ज। और जो बायोट-सवार्ट लॉ है ये किस पे डिपेंडेड है? सर ये डिपेंडेड है करंट एलिमेंट पे। ये जो करंट एलिमेंट है ना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली मेन डिफरेंस, इट इज बेस्ड ऑन स्केलर एंड इट इज बेस्ड ऑन वेक्टर। कोई शक बेटा, ठीक है। और इसके बाद जो डायरेक्शन होती है कूलम्ब्स लॉ की, अगर ये चार्ज मान लो ये सोर्स चार्ज है, यहाँ पे हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, या इस पे फोर्स कहाँ से लगेगा। ये तो अलोंग द लाइन, या तो इधर जाएगा या तो इधर। या जब हमने दो चार्जेस ली थी, पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, किसी की भी बात की थी, यहाँ पे चार्ज रखा था तो टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट, वो फोर्स लगता था अलोंग दिस डायरेक्शन। जहाँ पे डायरेक्शन होती है इन चार्जेस की, वहीं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता था। तो यहाँ पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होती थी? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along the line joining the two charges। कोई शक बेटा? और इसमें क्या है, इसमें अलग नहीं होता है, इसमें परपेंडिकुलर होता था। ये मेरे पास आइडियल था, ये मेरे पास आर था, तो इधर लगता था, परपेंडिकुलर लगता था। इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज perpendicular to the current element and as well as R। चाहे हमारे पास R था, चाहे हमारे पास वो था बेटा, इन दोनों में क्या था? इन दोनों को परपेंडिकुलर था। और कूलम्ब्स लॉ में एक खासियत ये थी, इट इज नॉट एंगल डिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एंगल, एंगल पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन इसमें हमने साइन थीटा तो देखा, उसमें वहां पे कहीं साइन थीटा आया ही नहीं था। F इज इक्वल टू k/q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, यहाँ पे था म्यू नॉट I dl साइन थीटा भी यहाँ पे था। इट इज एंगल डिपेंडेंट, इसको नोट करो, दिस मेन डिफरेंस, दिस इज एंगल डिपेंडेंट। ये भी नोट करो और वो सारी चीजें भी नोट करो। अभी तक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, ये इसमें डिफरेंसेस थी। अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आगे जाएगा, लेकिन एक दूसरे में कितने डिग्री एंगल होगा? 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जा रहा है, जो ये वेव एक इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, फॉर एग्जांपल यहां से, दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसमें दोनों कांस्टेंट्स आते हैं, म्यू नॉट भी आएगा, एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, ठीक है बेटा। ये दोनों कांस्टेंट्स, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? देखो म्यू नॉट का वैल्यू होता है, म्यू नॉट इज इक्वल टू, वी नो दैट म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज्ड पावर -7, ये होता है। अब आगे देखो सर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 रेज्ड पावर 10 रेज्ड पावर 9, इतना ही होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आएगा? दिस इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, नोट करके रखो बेटा। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना है? वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको इधर ले आओ बेटा, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 रेज्ड पावर 9
इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आ गया, म्यू नॉट का। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस विल बिकम, म्यू नॉट की जगह बोलो 4 पाई, यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा 4 पाई इंटू 10 रेज्ड पावर -7, दिस वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है मुझे 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 रेज्ड पावर 9। कोई शक, 4 पाई कैंसल्स आउट, इसको नीचे ले आओ बेटा। दिस विल बिकम 1/9 इंटू 10 रेज्ड पावर 9, और इसको जब ये प्लस, ये बनेगा 10 रेज्ड पावर 9, ये बनेगा 10 रेज्ड पावर +7, ये बनेगा बेटा इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 रेज्ड पावर, बोलो कितना आएगा 10 रेज्ड पावर +16। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 1/3 इंटू 10 रेज्ड पावर 8 का होल स्क्वायर। कोई शक, अगर मैं इसको लिखूंगा दिस विल बिकम 1/c स्क्वायर। व्हाट इज c स्क्वायर? c स्क्वायर इज बेटा, c इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 रेज्ड पावर 8, लेकिन इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं 1/√ऑफ c स्क्वायर। सर ये कैसे? अगर मैंने ऐसे लिखा, अच्छे से देखना, 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को अंडर रूट करूंगा और डिवाइड में लाऊंगा तो वो आएगा ना 1/c। क्या आएगा 1/c। स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूला से आता है, और ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/√ऑफ ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये कैलकुलेट करके यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमें आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 इंटू 10 रेज्ड पावर 8, और इसका स्क्वायर है। इसको भी नोट करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं फिर से इसका एक प्रूफ बताऊंगा, पहले आप अभी तक ये नोट करो, ठीक है। बाकी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक्स।